नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं दोहरान कार्य के अंतर्गत एक टॉपिक की जिसका नाम है अपठित गद्यांश। और ये कक्षा 12 के लिए जो हमारा जो सिलेबस का जो डिवाइड किया गया है, सिलेबस को जो डिवाइड किया गया है उसको 5 खंडों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। और उसका जो पहला पार्ट है, खंड के पहला जो खंड है उसके अंतर्गत एक टॉपिक रखा गया है जिसका नाम है अपठित गद्यांश। पहले तो अपठित पद्यांश भी होता था, लेकिन इस सत्र के लिए जो सिलेबस कम कर दिया गया है तो हमारे पास बचा है अपठित गद्यांश। ठीक है ना, अनसीन पैसेज। तो बात करते हैं अनसीन पैसेज की। तो ये जो अनसीन पैसेज है ये हमारे हिंदी में कक्षा 3 से लेकर 3rd क्लास से लेकर और 12th क्लास तक हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। और तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, कोई नई बात नहीं है, वही पैसेज 3rd क्लास में आता है और पैसेज जो है वो 12th में भी आता है, बोर्ड क्लासेस में भी आ रहा है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्यों रखा गया है, इसको हमको ध्यान से समझना चाहिए। तो यहां पर एक तो हमसे 2 प्रश्न यहां रखे जाएंगे, 2 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और जिसके लिए हमको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो यहां इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक ना, ये हमारे बुक में नहीं है। जो हमारी बुक है ना तो क्षितिज में है, ना पीयूष प्रवाह में है, या फिर जो संवाद सेतु है उनमें नहीं है। ठीक है ना, कहीं से भी कोई सी भी कक्षा की बुक में से जिसको हमने पढ़ा भी नहीं होगा वो पैराग्राफ हमारे सामने रखा जा सकता है और हमसे पूछा जा सकता है कि इनके आंसर बताइए। ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमको उस पैराग्राफ को, दिए गए पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना है, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए। ठीक है ना। 2 बार पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ की थीम हमको समझनी है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि राष्ट्रभक्ति से संबंधित ये जो है पैराग्राफ है, या प्रकृति से संबंधित है, या और कुछ हास्य व्यंग्य का है, या किस प्रकार का है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो उसका थीम हमको समझना है और फिर इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको क्या करना है कि जैसा हम पहले छोटी क्लासों में हम कर सकते थे कि भाई यहां से यहां तक हमने लिख दिया। ठीक है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्या करना है, इसमें हमको अपने शब्दों में उत्तर देना है, अपने शब्दों में बनाकर उसको लिखना है। जिस प्रकार क्वेश्चन किया गया है उसी अकॉर्डिंग हमको बना करके उसका आंसर देना है, उसको प्रेजेंट करना है। और इससे जितना अच्छा उसका प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, उतने ही अच्छे हम मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस प्रकार से उसका जो है तरीका होता है, कोई उसका पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, दिखने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छा लगे, ताकि हम अच्छे अंक हमको मिले। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन ऐसे 2-4 पैसेज का हम अभ्यास कर सकते हैं। एक बार हम उसको देखकर लिख सकते हैं कि किस प्रकार आंसर लिखा गया, और फिर हम उसको बिना देखे उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4-5 बार प्रैक्टिस करने पर हम उनके शब्द लिख सकते हैं, उनके आंसर। तो हमको आना चाहिए, हमको शब्दों को एक वाक्य बनाना आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए हमको। ठीक है ना। और सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक सटीक उत्तर तो होगा नहीं इसका। ठीक है ना, किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। तो ध्यान केवल ये रखना है कि इसका जो वर्ड लिमिट है, ठीक है ना, शब्द सीमा का ध्यान रखना है अपने को। शब्द सीमा क्या है कि मिनिमम 2 लाइन हो और मैक्सिमम 4 लाइनें हो। ठीक है ना। 20 से 40 शब्दों के बीच में इस उत्तर को लिखना होता है। तो आइए समझते हैं। तो ये जो आंसर है, इन आंसर्स को हम जैसे मैंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो, उनके शब्दों में हेरफेर किया जा सकता है। आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स उत्तर नहीं है। तरीका ध्यान रखना है। क्या तरीका है, समझिए। सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। क्या कहा गया कि जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यानी साहित्य रचना जो है, लिटरेचर है, लिटरेचर जो करना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए क्या है
कि जो उसके लिए धन वैभव को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पैसे के पीछे भागना उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां तो उन उपासक मतलब जो उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यहां उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है, ठीक है ना। तो यहां पैसा वगैरह जो है वो हमको त्यागना पड़ेगा, ठीक है, हमारे अपने कर्म पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लिटरेचर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, साहित्य लिखना चाहते हैं, तो उनके जीवन की सार्थकता किसमें हो जाएगी? सेवा, यानी हम सेवा कर रहे हैं, केवल हमको मिलने वाला कुछ नहीं है, केवल हम सेवा करते जा रहे हैं, केवल हमको देने पर ध्यान रखना है, प्राप्त नहीं करना है। और जिनके दिल में दर्द की तड़प हो, प्यार का जोश हो, यानी कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जो सेवा करने का भाव जिसमें हो, धन वैभव का परित्याग करने वाला हो, और उसके बाद में जिनके हृदय में दर्द हो या प्यार हो, प्रेम हो, यानी सभी जन समूह के प्रति, जन सामान्य के प्रति प्रेम की भावना हो, या फिर जो भी कोई परेशान है, पीड़ित है, उसके प्रति दर्द की भावना हो। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति अच्छा साहित्यकार बन सकता है। और अपनी इज्जत तो अपने हाथ है, ठीक है ना, हमको कोई इज्जत की भूख नहीं होनी चाहिए, इज्जत प्राप्त करने की, पैसा प्राप्त करने की, वैभव प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है। हम अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि, एक तो हमको सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा यानी इज्जत मिल जाएगी, और प्रसिद्धि का मतलब है पॉपुलैरिटी, हमारा जो नेम है, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रसिद्धि की चिंता हमें क्यों सताए, ठीक है ना, कि हमको कोई कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं, या कितने लोग हमको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, ये हमको त्याग देना चाहिए ऐसी भावनाओं को, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? और उसके ना मिलने से हम निराश क्यों हो? अगर हमने एक पुस्तक लिखी, एक कविता हमने लिखी है और उसको कोई पढ़ नहीं रहा है, सब लोग उस पर व्यंग कर रहे हैं, सब लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं, तो हमें उसमें रुकना नहीं है, आगे और बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो कमजोरियां हैं, जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो सुधरती चली जाएंगी और बहुत से लोग हमारे साथ आते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें उनके ना मिलने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम तो समाज का झंडा लेकर, यानी समाज में जो घटित हो रहा है उसको हम प्रदर्शित करेंगे, उसको हम प्रकट करेंगे, यानी समाज का आईना हम दिखाएंगे। समाज में जो घटित हो रहा है, चाहे वो बुरा हो, सही हो, वो हम दिखाएंगे पूरे समाज को। समाज का झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं हम। क्या हैं कि समाज का झंडा लेकर हम उसके आगे रहते हैं, ताकि जो भी समाज में घटित हो रहा है उसके बारे में हम बताएं, कमियों के बारे में अवगत कराएं और उसके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ हम बातें बता पाएं, ठीक है। तो सादी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें दो तीन बातें हमें समझ में आ रही है। पहली बात क्या है कि जो भी साहित्यकार बनना चाहता है तो उस साहित्यकार को क्या कर देना चाहिए? धन और वैभव का पीछा करना छोड़ देना चाहिए, सेवा का भाव उसके अंदर होना चाहिए, और उसका जो हृदय है उसके हृदय में प्रेम और तड़प होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, ठीक है ना। और उसे अपनी प्रसिद्धि या मान या इज्जत का डर उसे नहीं सताना चाहिए, ठीक है ना। और साहित्यकारों को, रचनाकारों को, लेखकों या कवियों को क्या कहा गया है कि जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो समाज का झंडा लेकर चलने वाले सिपाही के समान हैं, और उनका जो प्रमुख लक्ष्य है, उनके जीवन का सबसे प्रमुख जो लक्ष्य है वो क्या है
कि सादा जीवन जीना, सादा जीवन जीना और सादा जीवन उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार होने चाहिए, ठीक है ना, ये उनका जो है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमको समझना है, इसका मूल भाव समझना है और फिर उसको अपने शब्दों में आंसर करना है। किस प्रकार कि जैसे यहां क्वेश्चन रखा गया फर्स्ट नंबर कि साहित्य के मंदिर में किनके लिए स्थान नहीं होता है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए और उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है। तो यहां मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं और हो सकता है कि ये दो अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई अलग प्रकार से बनकर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अलग तरीके से भी इनको प्रस्तुत किया जा सकता है और जिस प्रकार क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा उसी प्रकार हमारा आंसर भी हमको प्रेजेंट करना है, ये हमको बात ध्यान में रखनी है। तो जैसे लिखा कि साहित्य के मंदिर में किनके लिए स्थान नहीं होता, तो यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इसी टाइप से ऐसा का ऐसा ही हमको नहीं लिखना है, एज इट इज नहीं लिखना है, जैसा पैराग्राफ में दिया हुआ है वही नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये गलती हम कर देते हैं कि इसी को कॉपी कर देते हैं कि जिन्हें धन वैभव प्यारा है साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है ना, उनको अपने शब्दों में बनाकर प्रस्तुत करना है। किस प्रकार समझिए कि साहित्य के मंदिर में, यानी जो साहित्य रचना है, कविता की रचना है, उसके लिए किनके लिए स्थान नहीं है वहां पर, तो हम बताएंगे कि धन दौलत को महत्व देने वाले लोगों के लिए साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं होता है। यह है आंसर प्रेजेंट करने का तरीका। क्या है कि साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं होता। ये लाइन कहां से ली हमने, इस क्वेश्चन में से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं अपन, ठीक है, कि साहित्य के मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं होता। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, इस लाइन को पहले भी लिख सकते हैं कि साहित्य के मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं होता कि जो धन और दौलत को महत्व देते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा कि धन दौलत को महत्व देने वाले लोगों के लिए साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं होता। हमको इसका कॉपी नहीं करना है, ठीक है, कि जिन्हें धन वैभव प्यारा है साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, ये नहीं लिखना, ठीक है, अपने शब्दों में बनाकर उसको लिखना है। तो धन दौलत को महत्व देने वाले लोगों के लिए साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं होता है। और तो ये हमारी इस प्रकार शब्द सीमा पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमको इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं कि साहित्य की रचना वही कर सकते हैं जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और वैभव के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ यहां पर लाइन कि जो जिंदगी को सादी जिंदगी जीते हैं और ऊंची निगाह रखते हैं, तो हम इस प्रकार इसको बनाकर लिख सकते हैं कि साहित्यकार का एक जीवन का लक्ष्य है कि साहित्य की रचना वही कर सकता है कि जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और वैभव के पीछे नहीं भागते हैं। ये लाइन इसमें नहीं लिखी हुई है एज इट इज, या यहां से हमने कॉपी नहीं किया है, उसको बनाकर लिखा है, उसकी थीम को हमने समझा है, फिर उस आंसर को लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार दो लाइनें हम लिख देंगे तो ये हमारी जो 40 शब्द की जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा क्या हो जाएगा कि धन दौलत को महत्व देने वाले लोगों के लिए साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा और यहां तक हमारा जो है शब्द सीमा पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने एक लाइन उसमें और ऐड कर दी कि साहित्य की रचना वही कर सकते हैं जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और वैभव के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की चिंता हमें क्यों सताए। अलग प्रकार से लिखा हुआ है,
तो हम इसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं, समझिए कि साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन में पूछा कि साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, तो हमने लिखा, पूरे क्वेश्चन को रिपीट किया, साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि, अब हम बताएंगे उसका कारण। ठीक है, यहां से हमने कॉपी नहीं किया है कि रचनाएं ही उसका सम्मान होती है। ठीक है ना, इस प्रकार हमने उसको बनाकर लिखा कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी जो रचनाएं हैं, उस साहित्यकार की जो रचनाएं हैं वही उसके लिए सम्मान होती है। उसको किसी और समाज के सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सम्मान की अभिलाषा उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आंसर कि वह सम्मान के पीछे नहीं भागता है। ठीक है ना, वो जो रचनाएं उसने कर दी वही उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमने लिखा, साहित्यकार को अपने सम्मान की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि रचनाएं ही उसका सम्मान होती है और वह किसी सम्मान के पीछे नहीं भागता है। ये तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन। और पूछा गया है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, तो हम इसको लिख देंगे कि सादी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसको कॉपी नहीं करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का नहीं, बल्कि पूछा क्या गया है कि साहित्यकार के जीवन का लक्ष्य क्या है, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे कि उनके जीवन का लक्ष्य, तो हम यहां पर लिख देंगे कि सादा जीवन जीना, सादा जीवन जीना और उच्च विचार रखना, सादा जीवन जीना और उच्च विचार रखना, या फिर हम कह सकते हैं अभिमान पूर्वक जीना, अभिमान पूर्वक जीना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उनके जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार पूछा गया कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, तो हमने लिखा उनके जीवन का लक्ष्य होता है, क्या होता है, हमने लिख दिया कि एक तो सादा जीवन जीना और या उच्च विचार रखना, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि निगाह ऊंची रखना। तो इसका मतलब है कि अभिमान पूर्वक जीना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहली बात तो हमको क्या ध्यान रखना है, अपठित गद्यांश में इस पैसेज को हमको 2 बार पढ़ना है कम से कम। दूसरी बात है उसकी थीम को समझना है। फिर हमें क्या करना है, हमें ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका हमें कॉपी नहीं करना है यहां पर। ठीक है ना, यहां से यहां तक, वहां से वहां तक वो नहीं लिखना है। ठीक है, वैसा कोई मैटर नहीं है। हमको समझ करके उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर बनाना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वहां से ही हो, हम उसको अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक भी लाइन यहां पर टच हो, मैच हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमको लिखना है और हमें अंकों का ध्यान रखना है, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखना है। और हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ अच्छे शब्दों का भी यूज हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास से हम इस अपठित गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। और बिना रटे हुए, इस टॉपिक को हमें रटना नहीं है, बिना रटे हुए इस अपठित के गद्यांश के टॉपिक को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। धन्यवाद।